जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है पर्यावरण। पर्यावरण में पढ़ा रहा था दोस्तों आपको कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है, जिसमें हमने बताया दो पद्धति बताए थे, यानी दो तरीके बताए थे। क्या क्या वो था? इन सिटू सिस्टम और एक्स सिटू सिस्टम, यानी स्वस्थान संरक्षण पद्धति और बाह्य स्थान संरक्षण। स्वस्थान मैंने पढ़ाया आपको दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है, जहाँ पर किसी मानव का प्रवेश नहीं किया जाता है। और वहीं एक हमने बताया था आपको वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बाद जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये तीनों हमने बताया था आपको किसमें? स्वस्थान संरक्षण में। आइए बात करते हैं बाह्य स्थान संरक्षण के बारे में। बाह्य स्थान संरक्षण मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया था। अब बात करते हैं पर्यावरण में, जो हमने आपको पढ़ाया था पहले कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाता है, उसमें मैंने वैश्विक स्तर पर बता दिया था। अब बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या हमने योजनाएं लागू की, क्या क्या परियोजना बनाए, क्या क्या अधिनियम बनाए गए, किस तरीके से हम जैव विविधता और जैव विविधता संबंधित पर्यावरण को हम बचा के रखना चाहते हैं या सरकार रखना चाहती है, उसमें हम दिखाते हैं। और कुछ हम रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं, जो वन रिपोर्ट है वर्तमान समय का हमारे, क्योंकि इस साल हम लोगों ने क्या किया है कि थोड़ा सा वन में ग्रोथ किया है, क्योंकि वन रिपोर्ट हमारे यहाँ का बहुत अच्छा आया है और धीरे धीरे हम लोग 33% के करीब में पहुँचने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी साथ देंगे, सारा देश अगर साथ देगा एक बार करके, तो हम लोग 33% अपने पूरे क्षेत्रफल के वन आच्छादित कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो है वो पर्यावरण का संवैधानिक संबंध, यानी पर्यावरण का संविधान से क्या संबंध है उसके बारे में जानते हैं। कुछ अनुच्छेद हैं जो पर्यावरण संबंधित हमें एक नई शिक्षा देता है, नई जागरूकता देती है कि इसके बदले आपको क्या करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं, जो एक अनुच्छेद है उसका नाम है 48A। 48A क्या कहता है दोस्तों? यानी राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार, यानी कि कौन? संविधान ने कहा कि मैं राज्य सरकार को एक आदेश देता हूं। संविधान कह रहा है कि हम एक आदेश देते हैं कि वो पर्यावरण, यानी वो पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करें। पर्यावरण में सुधार एवं उसमें पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये कौन कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि अनुच्छेद 48A। उसके बाद तथा देश के वनों तथा वन्य जीव की रक्षा करें। और देश के जो वन हैं, यानी जितने भी वन हैं देश में, वो चाहे कहीं भी हो, चाहे नागालैंड, चाहे कन्याकुमारी, चाहे तमिलनाडु, चाहे नागालैंड में हो और चाहे जम्मू कश्मीर में हो, वहाँ की रक्षा करें, वहाँ के जीवों की रक्षा करें। ये कौन कह रहा है? तो आर्टिकल 48A, यानी अनुच्छेद 48A। एक अनुच्छेद और है दोस्तों जिसको हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत एक आर्टिकल आता है जिसका नाम है 51A। 51 में क्या कहा जा रहा है? नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है। संविधान नागरिकों को एक कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करें, यानी प्रकृति में जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें, यानी उसको लगाएं, और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें तथा जो भी जीवधारी हैं, चाहे पेड़ हों, चाहे वन यानी छोटे मोटे पेड़ हो, चाहे बड़े पेड़ हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, सबके प्रति दयालु का भाव रखें, यानी दयापन दिखाएं, काइंडली यानी काइंडपन दिखाएं, जिसको बोलते हैं, ऐसे समझिएगा आप। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों जल प्रदूषण संबंधी कानून, यानी जल प्रदूषण के संबंध में कानून बनाया गया। कब बनाया गया था? वर्ष 1956 में, जिसको बोला गया था रिवर्स बोर्ड एक्ट। रिवर्स बोर्ड एक्ट, इसमें यह कहा गया कि जल में किसी भी प्रकार के प्रदूषण नहीं करना है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे फैक्ट्री वाला हो, चाहे इंसान हो, चाहे आम नागरिक हो। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, फिर भी प्रदूषण आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है और सबसे ज़्यादा हो रहा है नदियों में हो रहा है। दूसरा आया था दोस्तों जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, यानी जल में जो प्रदूषण होता है उसमें नियंत्रण करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। वो 1977 में बनाया गया था, लेकिन वो भी विफल रहा है। लेकिन ये आज भी कार्यरत है, आज भी कार्य करता है। लेकिन कैसे कार्य करे जब लोग फैक्ट्रियों की गंदगी, हर चीज़ की गंदगी आपको उसमें बहा रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए? ठीक है, लेकिन ये बनाया गया था। उसके बाद वायु प्रदूषण संबंधी कानून बनाया गया, जिसको हमने बोला फैक्ट्रीज एक्ट, यानी फैक्ट्रियों का अधिनियम एक बनाया गया। वर्ष 1948 में ही बन गया था, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं, फिर भी प्रदूषण हो रहा है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ अधिनियम 1951। दोस्तों, इन सबको देखते हुए एक अधिनियम बनाया गया वर्ष 1951 में, इंडस्ट्रीज़ अधिनियम, जिसमें यह कहा गया चाहे छोटे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे बड़े इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और कृत्रिम प्रदूषण, कोई भी प्रदूषण नहीं करना उनको, चाहे किसी भी हाल में। अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा होता, तो आज ये दशा न होती हमारे देश की। ठीक है, तो ये बात रही दोस्तों संवैधानिक संबंध। अब बात करते हैं जो संविधान से ही रिलेटेड संबंध है, वो किस प्रकार से हम रक्षा करते हैं, किस प्रकार से हम संरक्षण देते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, अब बात करते हैं वन तथा वन्य जीव संबंधी कानून, यानी
पेड़ पौधे, वन, वन्य जीव। वन्य जीव का मतलब वन में रहने वाले जीव, ठीक है ना। वन्य जीव का मतलब वन में निवासी वाले जीव, यानी जो वन में जीव रहते हैं उसे वन्य जीव कहा जाता है। संबंधित कानून यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1960 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1960 में ये अधिनियम पारित किया गया, जिसमें यह कहा गया कि वन तथा वन्यजीव में रहने वाले सभी जीवधारियों के प्रति हमें संवेदनशील रहना पड़ेगा और उसमें हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात होगी अधिनियम की। अब बात करते हैं वर्ष 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। वर्ष 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया। इसी में यह कहा गया किसी भी तरीके से पर्यावरण जो परिवर्तन होता है उसके लिए एक मंत्रालय गठन कर दिया गया। ये पूरे देश में ये देखभाल करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा उसकी रक्षा करेंगे। वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर क्या किया गया ना, याद रखिएगा, इसका नाम बदलकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। ये एग्ज़ाम में आया था 2019 के एग्ज़ाम में, याद नहीं आ रहा, वीडियो या किसी के पेपर में आया था ये प्रश्न। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। वर्तमान समय में इसके मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़कर जी। इसके मंत्री कौन है, यानी पर्यावरण जल एवं परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है, श्री प्रकाश जावड़कर जी हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। उसी के बाद इन्होंने क्या किया कि यानी जो पर्यावरण मंत्रालय गठन किया गया तो उसके बाद एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे वर्ष 1986 में पारित किया गया, जिसमें कहा गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट इसे कहा गया। ये वर्ष 1986 में लागू होता है। क्या कह रहा है देखिए, मानव पर्यावरण की रक्षा करे, यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि बिल्कुल सख्ती से, प्रभावी तरीके से कि मानव जो है वो पर्यावरण की रक्षा करें एवं पेड़ पौधों की भी रक्षा करें। संपत्ति मानव जाति को आपदा से बचाने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। यानी कि जो संपत्ति है, हमारे जो धरोहर है, जैसे हमारे वृक्ष भी क्या है, हमारी देखिए जाए तो एक संपत्ति है, इसको बचाने के लिए मनुष्य जो है इसकी रक्षा करें। यानी सरकार तो रक्षा करेगी लेकिन वो मनुष्य की भी दायित्व बनता है। ठीक है, तो ये होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब देखिएगा, पर्यावरण की परिभाषा में जल, वायु, भूमि और मानव जाति के और अन्य जीवित जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव एवं संपत्ति के बीच मौजूद परस्पर संबंध शामिल है। यहाँ पे जो पर्यावरण शब्द इस्तेमाल किया गया, पर्यावरण में ये कहा जा रहा है कि इसमें जो है जल है उसकी भी रक्षा करनी है, वायु है उसको भी हमें रक्षा करना है। रक्षा कैसे करना है, उसको प्रदूषित नहीं होने देना है। भूमि है उसको भी प्रदूषित नहीं होने देना है। मानव जाति है उसको भी नहीं, अन्य जीव जंतु हैं उसको भी नहीं, वनस्पति सूक्ष्म जीव हैं उसको भी नहीं प्रदूषित करना है, एवं संपत्ति के बीच मौजूद परस्पर संबंध शामिल है। यानी ये कह रहा जा रहा है कि इन सबको हमें सुरक्षा प्रदान करना है और संपत्ति के बीच मौजूद परस्पर संबंध शामिल है। यानी हमारी जो संपत्ति है एज उसको हम पर्यावरण की दृष्टि से दोनों को सम्मिलित करते हुए इन सबकी रक्षा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा, यानी यहाँ तक बात हो गई कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में क्या कहा जा रहा है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा कुछ चीज़ें हमने शिकायत सुनी, मतलब कुछ लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ कब मिलेगा। दोस्तों पीडीएफ अगर लेके आप करोगे क्या, मैं बता रहा हूँ आपके क्या करते हैं, आप उसको लेके रख देते हैं, सोचते जब एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ते हैं, पता चलो 10 दिन बाद आप भूल जाते हैं। पीडीएफ चक्कर ना पड़िए, पीडीएफ के जगह आप खुद का नोट्स बनाइए। जब हम बोलते हैं जो चीज़ हम यहाँ नोट्स बनाते हैं, अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेने से पहले खाली आप 1 घंटा टाइम लगा के या 20 मिनट का टाइम लगा के आप उसका नोट्स बना लीजिए तो कितना अच्छा रहेगा, 70 से 80% आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ पीडीएफ चेक करना पड़िए, आप इसको नोट बनाएंगे आपको खुद ही आने लगेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है ना। आइए बात करते हैं अब स्वतंत्रता के बाद भारत 3 बार जल नीति का निर्माण हुआ। अब बात करने जा रहे हैं हम राष्ट्रीय जल नीति। राष्ट्रीय जल नीति जब पहली बार लागू हुआ था वर्ष 1987 में। हालांकि अभी तक 3 बार जल नीति लागू हुआ। जैसे जैसे प्रदूषण फैलता जा रहा है, जैसे जैसे जल में कमी आती जा रही है, भूमिगत जल में, नदियों के जल में, नहरों के जल में जैसे जैसे कमी आती जा रही है, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से हर 10 साल 5 साल पे राष्ट्रीय जल नीति लागू हो जाती है। अभी तक 3 बार लागू हुआ है। कब कब 1987 में, 2002 में और 2012 में। तो ये जल नीति है क्या, थोड़ा सा समझते हैं बस। राष्ट्रीय जल नीति में जल को एक प्राकृतिक संसाधन मानते हैं। राष्ट्रीय जल नीति को हम क्या मानते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन। यानी जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। वायु क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। हमें खाने के लिए जो अन्न आता है वो भी प्राकृतिक संसाधन है ना। ये और ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। यानी अगर प्रकृति न चाहे तो हम नहीं पा पाएंगे। जल क्या है, प्राकृतिक है। वर्षा नहीं होगी, नदियों में पानी जाएंगे नहीं तो हम पिएंगे कहाँ से, वो भी प्राकृतिक है।
अगर हम रोटी खाते हैं, हम सोचते हैं यार हम तो चक्की से लेकर आते हैं, लेकिन वो चक्की वाला कहाँ से लाता होगा? वो भी तो कहीं ना कहीं से उगा के लाता होगा ना, किसान भाई से खरीदता होगा। किसान भाई क्या करते हैं, उसको उगाते हैं। उगाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी उनको? प्राकृतिक, यानी धरती भी प्राकृतिक, वहाँ उपज होती वो भी प्राकृतिक, वो मिट्टी लगा वो भी प्राकृतिक, यानी हर तरीके से प्राकृतिक चीज़ें हमको मिल रही है। जो भी प्रकृति हमें देती है हमारी सुविधा के लिए, वो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन हो गया। अगर मार्कर है तो मार्कर कौन संसाधन है? मानव निर्मित या प्रकृति? ये कृत्रिम संसाधन है, यानी मानव निर्मित संसाधन है। ये हमारा चश्मा है तो ये कौन संसाधन है? यानी हमें किस प्रकार सुविधा दे रहा है ये? यानी मानव निर्मित, यानी कृत्रिम, आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें यह कहा गया प्राकृतिक संसाधन मानते हुए जीवन, आजीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार माना गया है। किसको? जल को खाद्य सुरक्षा और इसको आजीविका या खाद्य सुरक्षा के लिए ये आधार माना गया है, यानी इसी का ये आधार है, बेस है। बिना जल के आप कोई भी खाद्य चीज़ें उगा पाएंगे? इम्पॉसिबल है, चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, खाद्य वाली चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जैव विविधता अधिनियम 2002। दोस्तों जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता क्या है? जहाँ पर जीवों की अधिक विविधता होती है। जीवों की अधिक विविधता का मतलब है अगर जहाँ पर ढेर सारे जंगल होते हैं, यानी ढेर सारे वन होते हैं, वहाँ ढेर सारे पशु पक्षी होते हैं। उन सभी पशु पक्षियों को देख के अन्य पशु पक्षी जाते हैं। जहाँ पे खरगोश होगा वहाँ पर हिरन भी जाएंगे, वहाँ पर जंगली भैंस भी जाएंगे, गाय भी जाएंगे, बैल भी जाएंगे। उनको खाने के लिए अन्य मांसाहारी जानवर जाएंगे। तो वहाँ पर ढेर सारे जब जीव हो जाएंगे तो उसी जीव को हम जैविक विविधता बोलते हैं, या जैव विविधता, जिसे बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया 2002 में, किस लिए? कि ताकि हमारे यहाँ जैव विविधता बनी रहे, इसको हमें बढ़ाना है। कैसे? इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई का गठन किया गया, यानी इसी अधिनियम के तहत एक जैव विविधता अधिनियम प्राधिकरण गठन किया गया, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा। यानी कि जैव विविधता को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होगा, या जैव विविधता को ह्रास होने के लिए उत्तरदायी होगा, जब जैव विविधता को कम करने के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004। इस नीति को गंभीरता से लागू करने की आवश्यकता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति इससे पहले भी लागू हुई थी, लेकिन उतना तरीके से नहीं, लेकिन इस बार प्रभावी तरीके से लागू किया गया, यानी कि किसी भी तरीके से अब पर्यावरण में हानि नहीं होनी चाहिए। हालांकि प्रश्न पूछ सकता है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब लागू किया गया था? 2004 में, ठीक है। अब बात करते हैं एनजीटी के बारे में, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। दोस्तों ये क्या करते हैं? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक संस्था है जिसकी स्थापना होती है 18 अक्टूबर 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 में होती है दोस्तों। लेकिन ये क्या करती है? ये देश में, यानी भारत देश में जहाँ भी पौधों की कमी होती है उसका रिपोर्ट देती है, और जहाँ पर भी प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है, वो चाहे जल में हो चाहे वायु में है, किसी में हो, वो इसका रिपोर्ट देती है कि ये आपके यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है। और ज़्यादा प्रदूषण होने पे ये राज्य सरकार को फटकार भी लगाती है, और दूसरी बात है कि उसके खिलाफ जुर्माना और कार्य भी करती है उनके खिलाफ, यानी सरकार के खिलाफ, कि आप अपने राज्य में प्रदूषण को कंट्रोल करिए। राज्य सरकार अपने ज़िले वाइज उसको कंट्रोलिंग कराता है कि अपने ज़िले में प्लीज़ इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे ये इतना धूल, कितने फॉग, कितने स्मॉग ये फैल रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करने जा रहे हैं देश में वनों एवं वृक्षों में आच्छादित कुल क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ तक तो हो गया, आप बात समझिएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं देश की स्थिति रिपोर्ट, यानी देश की वन रिपोर्ट के बारे में, कि देश का वन रिपोर्ट क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, आप लोग ये समझिएगा कि पिछले साल 2017 में वन रिपोर्ट आया था। इस बार जब आई है रिपोर्ट, उसमें हम लोगों ने 0.65% का इजाफा किया, यानी फ़ायदा किया है। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। अगर ऐसे ही हम लोग लगे रहें, निरंतर लगे रहेंगे और अपने अंदर जागरूकता का भाव पैदा करेंगे और वृक्षों को लगाते रहेंगे, तो एक समय आएगा जब भारत में 33% वन हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हम सभी नागरिकों को मिलकर इसके लिए कार्य करना चाहिए और कदम उठाने चाहिए। दोस्तों सोचिए ना कि अगर हम कहीं रास्ते से जाने लगते हैं और पेड़ वेड़ नहीं रहता 1, 2, 4, 5 किलोमीटर तक, हमें कैसा लगता है कि यार इतना वीरान जगह है, लेकिन वही पेड़ पौधे हरियाली रहती है तो हमें कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब ऐसा आप सोच सकते हैं तो दूसरों के लिए भी कुछ जगह बनाइए ऐसे, यानी अपने आसपास पड़ोस में पेड़ लगाइए, ज़रूर लगाइए, ठीक है। अब उसकी हम रिपोर्ट जानते हैं। देखिए दोस्तों, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, यानी हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
उसमें से 8,07,276 वर्ग किलोमीटर पर वृक्ष एवं वन है, यानी वृक्षावरण एवं वनावरण है। ठीक है, हमारे पूरे धरती के कितना प्रतिशत वृक्ष है दोस्तों, यानी वन है 24.56% पर। कितना है? 24.56% पर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, यानी कि देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल है 8,76,256 और जो इसका क्षेत्रफल है कितना है वो 24.56% है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, और ये रिपोर्ट कब आई है? ये रिपोर्ट आई है दिसंबर में। ये रिपोर्ट आई है दिसंबर में आई है दोस्तों, यानी 2019 में आई है। ठीक है ना, अब 2021 में रिपोर्ट आएगी तो 2021 में हम लोगों को ये कम से कम 25 से 26% करना है। हम नहीं कह रहे हैं 33% करिए, लेकिन 26% करिए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र। दोस्तों यहाँ वनावरण लिखा है, यहाँ वृक्षावरण लिखा है। थोड़ा सा हम बात समझते हैं, बड़ा कन्फ्यूजन में होते हैं आपकी वृक्षावरण क्या है वनावरण क्या है। आप लोग ये भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वृक्षावरण ज़्यादा होता है या वनावरण ज़्यादा होता है। अब ऐसे समझिएगा, जो सिंगल वृक्ष लगे रहते हैं आसपास उन्हें हम वृक्षावरण कहते हैं, लेकिन जहाँ पर घने जंगल टाइप होता है या घना जो है बगीचा टाइप होता है, जहाँ पर सूर्य के प्रकाश नीचे तक नहीं आ पाते यानी ज़मीन तक नहीं आ पाती, उन सभी एरिया को हम क्या बोलेंगे? वनावरण बोलेंगे। यानी सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं आती जहाँ पर, वहाँ पर उसको हम वनावरण बोलते हैं। और जो सिंगल 8-10 पेड़ 5 पेड़ लगे होते हैं उसके तहत हम इसको वृक्षावरण के तहत जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोनों फर्क दोस्तों। अब बात करते हैं कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का वनावरण जो क्षेत्र है उसमें से 7,12,249 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वनावरण है, यानी जंगल टाइप का है, एकदम घना घना है। कितना पे? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर पर। और ये हमारे भारत की भूमि का, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 21.67%। 21.67%। और दोस्तों ये पिछले बार की अपेक्षा में 56% की वृद्धि हुई है, यानी पिछले जो रिपोर्ट आई थी 2017 में उसकी अपेक्षा देखा जाए तो 0.56% की वृद्धि हुई है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण, यानी जो कहीं के हम लोग वृक्ष लगाते हैं, जो हमारे देश के नागरिकों ने अपने घर में आस पास पड़ोस में जो वृक्ष लगाया है उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति यह है कि 95,027 वर्ग किलोमीटर पर वृक्ष है, यानी लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्ष है। ठीक है दोस्तों, अब ये पिछले वर्ष की अपेक्षा कितना ग्रोथ है अब ये जानते हैं। उससे पहले ये जानिए कि 2.89 पर, यानी हमारे भूमि के, यानी हमारे धरती के कुल क्षेत्रफल का 2.89% पर क्या है? वृक्ष है। और वहीं 21.67% पर वन है, यानी जंगल टाइप का है। ठीक है, तो जो वृक्ष का ग्रोथ हुआ है वो कितना हुआ? 1.29%, यानी पिछले साल की अपेक्षा, पिछले रिपोर्ट की अपेक्षा इस बार हम लोगों ने वृक्ष लगाने में ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया है। यानी जंगल टाइप को भले हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन उसकी से कहीं ज़्यादा हम लोगों ने सिंगल वाइज वृक्ष लगाए हैं। कितना लगाए हैं? 1.29%। पिछले वर्ष की अपेक्षा में 1.29% ज़्यादा हम लोगों ने इजाफा किया इस बार। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, वनावरण एवं वृक्षावरण में कुल वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई वनावरण एवं वृक्षावरण को मिलाकर? तो 5,188 वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 5,188 वर्ग किलोमीटर में हमने वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि की है। वहीं बात करते हैं कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 0.65%। दोस्तों ये आप जानते रहिए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वनावरण एवं वृक्षावरण में। ये वाली थोड़ी सी पॉइंट आपको नोट करना होगा, 0.65 की वृद्धि हुई है। और वहीं ये वाली कि वर्तमान का रिपोर्ट क्या है? 24.56%, यानी हमारे देश में वनावरण एवं वृक्षावरण का रिपोर्ट क्या कह रहा है इस बार? 24.56%। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, यानी सबसे अधिक वनावरण, उसमें दोनों आ जाएंगे, चाहे वृक्ष समझिए चाहे वनावरण। हालांकि वनावरण की बात होती है, वृक्ष बहुत कम रेशियो माइनस पॉइंट में आता है, इस वजह से उसको कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन वनावरण की बात ज़्यादा करता है जो जंगल नुमा है, जैसे जंगल टाइप का है। तो सबसे अधिक जो प्रतिशत की दृष्टि देखा जाए तो मिजोरम में सबसे अधिक वृक्षों वनावरण में प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम है। मिजोरम के कुल क्षेत्रफल का 85.41% पर वनावरण है। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 79.63% पर क्या है? वनावरण है। मेघालय तीसरे नंबर पर है। मेघालय के कुल क्षेत्रफल के 76.33% पर वनावरण है। मणिपुर है। मणिपुर के कुल क्षेत्रफल के 75.46% क्या है? वनावरण है।
नागालैंड 5वें नंबर पे आता है दोस्तों। नागालैंड के कुल क्षेत्रफल के 75.31% पर वन आवरण है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में सबसे अधिक वन है। तो सबसे नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। कई सालों से मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और ग्रोथ भी हो रहा धीरे धीरे। तो सबसे अधिक कहाँ पर है, वन आवरण में। कितना है, 7,77,482 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वन है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 77,482 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वन है। ठीक है, वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश दोनों में दूसरे नंबर पर है, प्रतिशत में और क्षेत्रफल में। तो अरुणाचल प्रदेश के 66,688 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वन है। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल के 55,611 किलोमीटर के क्षेत्रफल पर क्या है, वन आवरण है। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। चौथे नंबर पर उड़ीसा है। उड़ीसा के कुल क्षेत्रफल के 51,619 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वन आवरण है। 5वें नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 50,778 वर्ग किलोमीटर पर वन आवरण है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया 5 सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य। अब बात करते हैं वन क्षेत्रफल की वृद्धि वाले राज्य, यानी किस किस राज्य ने सबसे अधिक वृद्धि की। 5 राज्यों का क्रमांक निम्न है। सबसे बात करते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई वनों में, यानी वनों को लगाने में। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वनों को लगाने में। केरल की बात करते हैं। केरल में 823 वर्ग किलोमीटर पर वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर चौथे नंबर पर आता है, 371 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश 5वें नंबर पर है, 334 वर्ग किलोमीटर पर वृद्धि हुई है। दोस्तों ये हमारा है वन रिपोर्ट इस बार का। दोस्तों इसी में से वन रिपोर्ट जब भी पूछता है, इन्हीं सब में से पूछता है दोस्तों। इसका ज़रूर आप याद रखिए और इसके शॉर्ट ले लीजिए दोस्तों। और दोस्तों ये हमारा रहा पर्यावरण, यानी पर्यावरण संरक्षण का दूसरा पार्ट, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने पढ़ लिया था। ये है राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से हम पर्यावरण का सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, किस तरीके से पर्यावरण का संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, इसके बारे में जान लिया आप। अब दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।